वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन समझा था, जहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड जो ग्राफ हैं उनको समझने की कोशिश करी थी। आई होप कि आप लोगों के समझ में वहाँ तक आ गया होगा। आज हम देखेंगे क्लास 10th में ही एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 में क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी अपनी बुक में देखिए। इसमें लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Okay, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा पूछा है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है इस सिचुएशन को, और ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे ये सिचुएशन आएगी वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, और ग्राफ उसका आप फिर उस जो इक्वेशंस बनेंगी वहाँ से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में। अब आफ्ताब और डॉटर के बारे में बात चल रही है। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि आफ्ताब तो बड़ा होगा ना, अपनी डॉटर से आफ्ताब बड़ा होगा। तो उसने ये कहा कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी अभी कुछ ना कुछ प्रेजेंट एज होगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ओके, लेट सपोज दैट आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर अभी है। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, माना उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज अभी वाई है। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 7 years ago। नाउ 7 years ago देखो अभी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 7 year एगो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 कम होगी ना। जैसे अभी माना ये सोचो 10 साल का है, तो 7 साल पहले वो 3 साल का होगा, यानी कि 10 - 7। तो आफ्ताब की एज क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में एक्स है तो x - 7 ईयर, 7 year एगो x - 7 ईयर का होगा वो, है ना। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y - 7। ओके, ये तो होगा ही होगा, ये तो सिंपल है। उसके बाद अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप जानते हो कि आफ्ताब हमेशा बड़ा होगा, तो ये कहा है कि जो आफ्ताब की एज है यानी कि x - 7, 7 year एगो 7 साल पहले उसकी जो एज है x - 7, वो कह रहा है कि वो अपनी डॉटर का कितना टाइम था, जो उसकी डॉटर की एज है y - 7, अपनी डॉटर से 7 टाइम वो बड़ा था। यही तो है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन। तब जो उसकी डॉटर की एज थी तो उससे वो 7 गुना बड़ा था, 7 साल वो बड़ा था, 7 साल नहीं मतलब 7 गुना बड़ा था, है ना। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x - 7 इक्वस टू 7 × y 7y, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और -7 × 7 = 49, है ना। इसको सॉल्व करेंगे x और ये -y वेरिएबल्स एक साथ, इक्वस टू -49 + 7। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 7y इक्वस टू -42। ओके, इसको अगर हम लिखें x - 7y + 42 इक्वस टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक, है ना। 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हम एक यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 3 साल बाद आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो अभी ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो आफ्टर 3 year, अभी से यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब विल बिकम, अभी अगर एक्स का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3। अगर अभी 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 का हो जाएगा, है ना। तो यही है x + 3। एंड अगर प्रेजेंट एज अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज बढ़ रही है, तो एज ऑफ हिज डॉटर
उसकी डॉटर की एज भी चेंज होगी, उसकी डॉटर की एज भी अभी प्रेजेंट में वाई ईयर की है, तो 3 साल बाद वाई प्लस 3 ईयर हो जाएगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आई मतलब आफ्ताब कह रहा है ऐसा, आफ्ताब कह रहा है कि 3 ईयर के बाद यानी कि x+3 में मेरी एज यानी कि आफ्ताब की एज जो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज यानी कि 3 साल बाद जो उसकी डॉटर की एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगी। ये कहा गया है, ये ऐसा आफ्ताब ने कह रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे x+3, सेम यही यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई, इक्वस टू 3y प्लस 9x माइनस 3y इक्वस टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इक्वस टू 6x माइनस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0। ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि 7x माइनस 7y प्लस 42 इक्वस टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0। तो ये गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म में वेरिएबल्स और कांस्टेंट के फॉर्म में जो स्टेटमेंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इन दोनों का ये एक मैंने जो ग्राफ में समझाया है लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ आप रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ही दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हम जानते हैं ना x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू को स्प्लिट करोगे आप x की वैल्यू आएगी। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो आप लोग करेंगे। ओके, तो सेम अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, C buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1,300. तो ये सिचुएशन दी है, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिक में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात चल रही है बॉल और बैट के बारे में जो एक क्रिकेट कोच ने खरीदा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, ठीक है, बॉल की कॉस्ट लेट सपोज x रुपीज है, बॉल की कॉस्ट कितना है x रुपीज है। ओके, एंड बॉल और साथ ही साथ हमारे पास बैट भी है, एंड द कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट लेट सपोज y रुपीज है। ओके, अब फर्स्ट जो लाइन है, जो सेंटेंस है आपके उसमें लिखा हुआ है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। अब ये सोचो, देखो अगर एक बॉल की कॉस्ट x रुपये है ना, माना एक बॉल 5 रुपये की है, तो दो कितने की होंगी, 2 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 5 इंटू 2, 3 की हो जाएगी 5 इंटू 3, है ना, यानी कि 10 15 इस तरह से। अगर एक बॉल की कॉस्ट x रुपीज है तो 6 बॉल की कॉस्ट या 6 बैट की कॉस्ट किस तरह से आएंगी, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल x अगर है तो देखो सबसे पहले अगर हमने बॉल को x माना है या बैट को x माना है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर बॉल को x माना है, अगर एक बॉल की कॉस्ट x रुपये है और वहाँ पर हमने कितने, जो कोच है उसने कितने बॉल को बाई करा है 6 बॉल्स को, तो एक बॉल की कॉस्ट x है तो 6 बॉल की 6x हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 6x, यानी कि 6 बॉल्स प्लस एक बैट की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 3 बैट्स खरीदे तो 3y। ये जो टोटल खरीदा ये कितने रुपीज़ में खरीदा 3,900, यानी कि एक बॉल अगर x की है तो 6 बॉल 6x रुपीज़ की खरीदी, अगर एक बैट y रुपीज़ का है तो 3 बैट को 3y रुपीज़ में खरीदा, और टोटल दोनों का उसने कितने पे करे 3,900 रुपीज़ पे करे। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आई। सेम उसने फिर क्या करा, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अनदर बैट यानी कि एक ही बैट खरीदा। अगर एक बैट y का है, ठीक है, एक बैट y रुपीज़ का है तो उसने एक ही बैट खरीदा है, और साथ ही साथ उसने कितनी बॉल्स खरीदी हैं 3 मोर बॉल्स। अगर एक बॉल x की है तो 3 बॉल्स और खरीदी 3x की, यानी कि 3x में
3 बॉल खरीदी, 3 बॉल्स खरीदी और एक बैट खरीदा, और ये इसको उसने सेम काइंड का है दोनों, और इसके लिए उसने पे करे 1300 रुपीज़। तो ये दो यहाँ पर देखिए टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। तो ये इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आप दिखाएंगे, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब एक इक्वेशन का हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y की वैल्यू कुछ पुट करिए, x की वैल्यू हमको मिलते रहेगा यहाँ पर से फ्रॉम इक्वेशन 1। सेम ऐसा इक्वेशन सेकंड में भी करना है, ओके। तो इसका फिर हम यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या था कि यहाँ पर मैंने पहले कॉस्ट ऑफ बैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बैट और बॉल इस तरह लिखा हुआ है, तो क्या है कहीं पर बैट को x माना होगा, बॉल को y माना होगा। उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्वेश्चन में चेंजेस आ रहा होगा 3x + 6y = ना। तो ये डिपेंड करता है इस पर कि मैंने वेरिएबल क्या माना है, बॉल को y मान लिया, बैट को y मान लिया, बॉल को x मान लिया, ओके। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग करेंगे और फिर बताएंगे कैसा सही रहा क्या रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160 आफ्टर अ मंथ, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, मतलब द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300, ठीक है। इस सिचुएशन को भी एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो चेंजेस किस हिसाब से आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी दो हमारे पास एप्पल और ग्रेप्स हैं, उनकी कॉस्ट के बारे में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर केजी उसकी कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं, एज्यूम करा हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट लेट सपोज करा x रुपीज़ है। कितना है? x रुपीज़ है, ओके। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स की कॉस्ट लेट सपोज y रुपीज़ है, ओके। अब देखो x रुपीज़ है, y रुपीज़ है, पर केजी का चल रहा है, हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, हमसे कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। अगर 1 kg x रुपये का है, वही बात आ गई, अगर 1 kg 10 रुपये का है, ठीक है, 10 का होगा नहीं, अगर 1 kg 10 रुपये का है तो 2 kg कितने का होगा, 10 × 2 यानी कि 20 kg का होगा, है ना। 3 kg कितने का होगा, 10 × 3 30 kg का। अब मैंने x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे पता नहीं है, तो मैंने सपोज करा कि 1 kg x रुपीज़ का है, तो 2 kg कितने का होगा, 2 × x 2x का होगा, है ना। और 1 kg ग्रेप्स खरीदा, अब 1 kg तो y रुपीज़ का है मुझे पता है, तो 1 kg y का है। तो उसने जब दोनों को खरीदा यानी कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, इसके लिए उसने पे करे 160 रुपीज़, है ना। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। देखो दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है। सेकंड उसने क्या करा, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। अब 1 kg x का है तो 4 kg 4 × x का होगा, है ना। 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 1 kg y का है तो 2 kg 2y का होगा। इसके लिए उसने पे करे, ये खरीदा था 300 रुपीज़ में। ये बस इतना सा काम है, बस जो हमको क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना है, उसके बाद हमारे समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एल्जेब्रिकली यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लिखेंगे, ओके। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा, लेकिन इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, आपको इसको ज्योमेट्रिकली ग्राफ पेपर में उसको रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो ये था एक्सरसाइज 3.1। इससे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट होता है कि आप पहले उसको रीड करिए अच्छे से, उसको समझिए, उसके बाद हर एक स्टेप में कहा गया है जो उसको फॉलो करते रहिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट से लास्ट तक, ओके, तब वो समझ में आएगा, उसके बाद हम उसको करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, वो मैंने समझा रखा है आपको पिछली वीडियो में, कहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कितने सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी आगे हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ से बनेंगी। पहले हमें क्या करना है, पहला काम हमारा है कि
जो क्वेश्चन हमें है दिया गिवन है, उसको पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है। दो इक्वेशन बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन लेकिन ग्राफिकल मेथड से हमें फाइंड करना है ना। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसा होगा ये मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, और उसके बारे में यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। उसमें लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले आप वही मानोगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई। अब क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कितना लिखा है, 10 स्टूडेंट, यानी कि उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। कौन कौन, बॉयज और गर्ल्स। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये आपको पहला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और ये देखो, ये समझना पड़ा वहाँ पर, क्वेश्चन को समझोगे तब समझ में आएगा कि एक्स प्लस वाई हाँ 10 है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें एक और सिचुएशन दी है। उसमें ये कहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है एक्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा है। ये है क्वेश्चन का मीनिंग कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दैट मीन्स एक्स और ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 एंड 2 ये इनका यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, ग्राफ में इन दोनों को रिप्रेजेंट करोगे। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन के लिए 3 आपको मैंने यहाँ पर बता रखा था। ग्राफ में जब आप रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग, अगर वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जो भी वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो उस गिवन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। पहला आपको ये बताया था। दूसरा आपको ये बताया था कि अगर वो पैरेलल हो जाती हैं तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एक दूसरे के ही ऊपर है इस तरह से, तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये 3 तरह के थे, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बढ़ते हैं फर्स्ट के ही क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, रीड करिए। इसमें है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन है, उनके एक साथ कॉस्ट है 50 रुपीज़। वह 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर, और उस साथ ही 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स ऐसा हो जाए तब उनकी साथ कॉस्ट हो जाती है 46 रुपीज़। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 का सबसे पहले हम वही लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स रुपीज़, अगर एक्स रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई रुपीज़, ठीक है, अगर कॉस्ट वाई रुपीज़ है। अब देखो यहाँ पर फिर से, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, 2 की 2x हो जाएगी ना। वही अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है, 2 हो जाएंगी 5 इंटू 2 की, 3 हो जाएंगी 5 इंटू 3 यानी कि 15। अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो हमारा हम 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x की होगी। और टुगेदर है तो साथ साथ ही उनकी कॉस्ट बताइए। और एक पेन अगर y की है तो 7 पेन हो जाएंगी 7y की, ओके। और इनकी कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़। ये क्वेश्चन 1। एंड दूसरा हमसे कहा है कि 7 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल 7x, ओके। एंड 5 पेन्स यानी कि 5y इक्वल्स टू 46 रुपीज़ की। ये देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही आप बताएंगे इसके सॉल्यूशन क्या होंगे करके। ये आपका यहाँ पर होमवर्क है। इन दोनों को आपको ग्राफिकली सॉल्व करके मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग कि 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है 1 और 2, उनका सॉल्यूशन क्या आया, ओके। एक्स और वाई की वैल्यूज वहाँ पर क्या आई। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, जो
बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, और यहाँ पर भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए आप सभी। इस पे लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग follow whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। दैट मीन्स क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप सभी इसके करेंगे। 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है और हमें इसको किस तरह से करना है ध्यान से देखना। हमने ये करना है कि हमें रेशियोज का कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म हम जानते हैं, जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसको हम कोई भी लीनियर इक्वेशन है पेयर फॉर्म में, उसको हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, यानी कि इनके कोफिशिएंट के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू हमें मिल रही है, x की प्लेस पे x है, A1 के प्लेस पे 5 है, ओके, एंड y के प्लेस पे y है, B1 के प्लेस पे आप देखिए -4 है। हमेशा कंपेरिजन जनरल फॉर्म से होगा और उसमें प्लस है, तो B1 के प्लेस पे हम देख रहे हैं यहाँ पे -4 है एंड C1 के प्लेस पे 8 है, ओके, +8 है। ऐसी सेम A2 के प्लेस पे 7, B2 के प्लेस पे 6 एंड C2 के प्लेस पे -9। तो सबसे पहले हमने कंपेयर करा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म से, ठीक है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म से हमने यहाँ पर कंपेयर करा। इसके लिए मैंने आपको अब लिख लेना यहाँ पर, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, या फिर विथ A1, ये आपको यहाँ पर उतार लेना, ओके। तो सब कंपेयर करने के बाद उसमें अब हमें इसके रेशियोज का कंपेयर करके वैल्यूज तो हमने लिख दी A1 B1 C1 A2 B2 C2, लेकिन हमें इसका रेशियोज का कंपैरिजन करके बताना है ना। रेशियोज का कंपैरिजन हम सबसे पहले A1/A2 फाइंड करेंगे, वो 5/7 है, इसको और हम काट नहीं सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो B1/B2 अगर हम फाइंड कर रहे हैं वो है -4/6, दैट मीन्स 2 2 × 4 2 3 × 6, दैट मीन्स -2/3, ओके। वैसे तो यहाँ पर से ही हम समझा सकते हैं, लेकिन आप C1/C2 भी लो, फाइंड कर लो। C1/C2 8/9 यानी कि -9। अब यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब डज नॉट इक्वल टू C1/C2 भी है होने के लिए, लेकिन हमें कंडीशंस पता है। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इसकी कंडीशन ये है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पर ये मैंने समझा रखा है अच्छे से, ओके, सब बता रखा है वहाँ पर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों की लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इस तरह से ये है, ये x एक्सिस और y एक्सिस होगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और एक ही पॉइंट पे अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पर x और y, तो एक ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इसका होगा AXACTL, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर होगा क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह से हमें रेशियोज का कंपैरिजन करना है, उसके बाद बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी ना, तो फिर हम बता सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप कंपैरिजन करें, ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, है ना। B1 -4 है यहाँ पर, ना कि 4 है। अगर हमने माइनस साइन नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी वहाँ पर, है ना। कहीं पर 5/7 है, लेट सपोज दूसरा भी 5/7 ही हो, लेकिन और हमने माइनस साइन ना लिया हो, माइनस का 5/7 हो, तो 5/7 और -5/7 एक थोड़ा ना होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि साइन का वहाँ पर ध्यान रखना है। अगर साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर नहीं होगा।
तो तीन तरह की कंडीशन है। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इंटरसेक्टिंग होता है। दूसरा था कि अगर तीन के तीन इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, अगर एक दूसरे के ऊपर है तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे वहाँ पर, और सारे के सारे पॉइंट कॉमन है तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर तीसरी कंडीशन थी, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। फर्स्ट के दो इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइंस होगा। अब पैरेलल लाइंस में तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं ना, पैरेलल लाइंस तो कहीं पर भी मीट नहीं होती हैं। अब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो इसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को समझते हुए उसको हमने सॉल्व करना है। अब जो इसके बाकी के क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 3.2 में सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ कमेंट में बताइए उसका कि सेकंड क्वेश्चन का कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसी थर्ड क्वेश्चन का भी बताना है उसका। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए हम, देखिए यहाँ पर पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये मैं बता चुका हूँ वीडियो में, जिन्होंने देखी होगी वो एकदम समझ गए होंगे और उन्होंने कर भी लिया होगा, आई होप कि उन्होंने कर भी लिया होगा ये। ठीक है, कंसिस्टेंट और दूसरा मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होगा, कंसिस्टेंट में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कब होगा, जब वो इंटरसेक्टिंग होंगी और कोइंसाइड होंगी, है ना। कोई भी जब हम कंपेयर करेंगे इनके रेशियोज का, अगर वो इंटरसेक्टिंग आती हैं और कोइंसाइड की जो गिवन कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करती है, यानी कि उनका सॉल्यूशन फाइंड हो जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, है ना। और अगर उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कब फाइंड नहीं होगा, जब वो पैरेलल होंगी। ओके, तो सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट जब वो इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली कंडीशन अगर ऐसा हो रहा है। और दूसरा, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ये दोनों है, इन दोनों में सॉल्यूशन में निकल जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग का हो गया एंड ये कोइंसिडेंट का हो गया, है ना। तो इन दोनों में तो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर पैरेलल हो रही है, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल के लिए है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये है पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो रेशियो चेक करने के लिए हमें ये चीज चेक करनी है, अगर ऐसा आ रहा है तो कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी इसका भी क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको समझा देता हूँ इसका, और बाकी क्वेश्चन तो सरल है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो है, पहले इक्वेशन है 3/2x 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, एंड सेकेंड है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इनमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म a1x by a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ओके, तो इजी हो गया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कर भी दिया है। a1 की प्लेस पे आप देख रहे हैं 3/2 है, एंड b1 के प्लेस पे 5/3 है, एंड c1 के प्लेस पे देखो, यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर प्लस में है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि जनरल फॉर्म ये है इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल्स टू 7 है, यानी कि इस कांस्टेंट को हमें इधर लाना पड़ेगा, इधर लाके हम लिखेंगे -7, तो c1 के प्लेस पे -7 होगा, है ना। इसको आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a2 के प्लेस पे हम देख रहे हैं 9, b2 के प्लेस पे हम देख रहे हैं -10, एंड c2 के प्लेस पे 14 नहीं है, उधर साइड जाएगा तो -14। ये ध्यान रखना, यही चीज मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे ध्यान रखने के लिए। ओके, तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर दी, उसके बाद हम इसका रेशियोज फाइंड करें। रेशियोज में भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, a1/a2 अगर फाइंड करें तो देखो a1 है 3/2 बट 9
ये 9 ऐसा है, ठीक है। कुछ बच्चों के समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। इनके नहीं आया देखो, तो ये 9 है, तो खाली 9 नहीं, 9/1 है, लिख सकते हैं ना। खाली 2 मतलब 2/1 होता है वो, है ना। खाली 4 लिखा तो 4/1 होता है वो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। अब हम इसको इस तरह से इंटू यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले को 3 × 1/2 × 9, तो बीच के आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1 × 1 = 1/6। ओके, आया ना। सेम b1/b2 बताओ जल्दी से फिर। b1 है 5/3 और वो है -10/1। नहीं समझ में आ रहा है तो लॉन्ग मेथड से कर लो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। 5 जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, 3 × -10, 5 × 5, 5 × 10, दैट मीन्स 1/-6, क्योंकि -10 है यहाँ पर, है ना। और ये 3 × 2 = 6, -6। तो देखो, अब थर्ड अगर मैं चेक ना भी करूँ, मेरे को गिवन कंडीशन मिल गई है यहाँ पर। गिवन कंडीशन क्या होती है कि पहले के दो ही रेशियोज इक्वल नहीं आए, दैट मीन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/, इक्वल थोड़ी है ये 1/6 है, ये -1/6 है, बहुत अलग है। एक -1 होता है, एक 1 होता है, बहुत डिफरेंस है ना उनके बीच में, तो सेम वही है ये। दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और अगर वन सॉल्यूशन इसका है तो ये हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ओके, तो ये कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा, इम्पोर्टेंट यही था ना, रेशियो फाइंड करना। रेशियो फाइंड करना आ गया तो सब आ गया, और नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो इसके जो रिमेनिंग बाकी के क्वेश्चन है 1 2 3, थर्ड 3 मैंने बता दिया, 1 2 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे, और जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ना नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये कंपेयर वाला था, इसको समझो, ठीक है। अब मैं इसको एक लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वैसे होता क्या है, इस तरह से a/b, a/b, ये कोई फ्रैक्शन है, ये डिवाइड कर रहे हैं इसको c/d से, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होंगे, दैट मीन्स a × d और b × c। अब कभी कभी क्या होगा कि ये वैल्यू भी पूरा फ्रैक्शन में नहीं गिवन है, ये भी नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। अगर a यहाँ पर आपको ऐसा दिया हुआ, जैसे हमने a1/a2 फाइंड करना है ना, लेट सपोज हम ले लेते हैं a1 की वैल्यू को 4 ले लेते हैं खाली, ठीक है। a1 4 ले लिया, और a2 हमने ले लिया 5/6। दो केस ले लेते हैं, ठीक है। और एक दूसरा केस हम ले लेते हैं, a1 को ले लेते हैं 5/6 और a2 को 4 ले लेते हैं। ये दो दो केस हो जा रहे हैं। अब हमें a1/a2 फाइंड करना है, ठीक है। a1/a2 फाइंड करना है, ध्यान से देखो, a1 कितना है, 4 है, और ये 5/6 है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर अपॉन 1 नहीं करोगे इसके ना। 5/6 तो अपने आप में एक फ्रैक्शन गिवन है, 4 अकेला थोड़ी है। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर उसको लिख रहे हो, चलो 4/1 लिख सकते हैं उसको, तो इस 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 4/1 करोगे तब देखो ये इजी हो जाएगा, ये यानी कि 4 × 6/1 × 5, यानी कि 6 4 = 24/5, ये इस तरह से आएगा। अगर सेकंड केस देखते हो, a1 कितना है, 5/6 है। देखो a1/a2 देखें तो a1 है आपका 5/6 और a2 है 4 नहीं है वो। अब क्योंकि कंपेयर करना है, ये कैसे करो, ये इसके साथ, फिर ये कहाँ जाएगा, है ना। तो 4/1 है वो, खाली 4 नहीं है तो 4/1 है। जो फ्रैक्शन में दिया है वो तो ठीक है, जो नहीं दिया है उसको तो लिख लो ना। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हो जाएगा 5 × 1/6 × 4, दैट मीन्स 5/24। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। और ये तो आप बचपन में सीखते हुए भी आते हो। देखो क्या था, अगर a1/a2 था, मैंने क्या लिखा, 4 / 5/6, यही तो लिखा था अभी तक। इसको ऐसे ही तो लिखा था, 4/5/6 लिखा था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, 4 डिवाइड का साइन हटा के इंटू का साइन, और इसका रेसिप्रोकल 6 × 5, अभी 6 4 = 24/5। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो छोटी क्लासों में सीखते हुए आते हैं ना, तो भूलना नहीं है उसको, इनका ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 अदर क्वेश्चन जो भी हैं, और मेथड सीखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।